Can you see my screen, girls? Yes, ma'am. ओके, इन सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स मैं थोड़ा रिवीजन कर लेती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था. ओके, वी लर्न द इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हमको हमारे अलग अलग सोशल जो रिचुअल्स होते हैं उसके बारे में दिया गया था, लाइक कस्टम्स ऑफ दूध पीती, सती सिस्टम, डैनियल ऑफ फिडोरी मैरिज. ओके, फिर राजा राम मोहन रॉय वॉज द फर्स्ट रिफॉर्मर अमंग ऑल द रिफॉर्मर, जो सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स में हमारे सोसाइटी के जो सोशल और रिलीजियस रिचुअल्स हैं उनमें उन्होंने चेंजेस लाए. एंड द नेक्स्ट वन इज राजा राम मोहन रॉय. अब राजा राम मोहन रॉय के बारे में भी हमने पूरा परिचय पढ़ा था. वो राजा राम मोहन रॉय कहाँ बोर्न हुए? कैन एनीवन टेल मी वेयर वाज द राजा राम मोहन रॉय बोर्न? इन विच डिस्ट्रिक्ट? In which village? Ma'am, in Hooghly district. Okay. Which village? In the Hooghly district of Um, Bengal. in Bengal. Okay. In Bengal, but the village is Radhanagar. And Rajaram Mohan Roy belongs to which family? Brahmin family. Great. Brahmin family. Really great. Okay. Then Rajaram Mohan Roy played a vital role in as a reformer. Okay. He established many of the movements, many of the लाइक वन टाइप ऑफ मतलब जितनी भी उन्होंने एक्टिविटीज की जिससे सोशल और रिचुअल्स जो है हमारे सोशल और रिलीजियस रिचुअल्स वो बहुत सारे हट गए, बहुत सारे चेंजेस हो गए आफ्टर 19th सेंचुरी. ओके, अब राजा राम मोहन रॉय ने जो स्टैंड लिया था उससे गवर्नमेंट ने भी उनका साथ दिया. उन्होंने गवर्नमेंट को एक सती सिस्टम का जो रूल है वो बंद करने के लिए बोल दिया था. एंड गवर्नमेंट ने राजा राम मोहन रॉय को उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं रखा. हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी. उन्होंने सती प्रथा बंद करवाई, विडो मैरिज बंद करवाई, वुमेन्स राइट्स दिलवाए. ठीक है, फिर वो इंग्लैंड चले गए थे. क्यों? क्योंकि दिल्ली के जो राजा है उनको ऐसे लगा कि राजा राम मोहन रॉय ही एक बंदा है जो मेरा जो केस है प्रॉपर्टी का वो दिल्ली में लड़ सकता है. ओके, and in 1833 Raja Ram Mohan Roy was dead. Okay, due to which ब्रह्म समाज जो है वो आज भी राजा राम मोहन रॉय को याद करके पूरी जो रिलीजियस रिफॉर्म्स है वो मतलब एक्टिविटीज प्लेड करती है. फिर देन वी हैव दयानंद सरस्वती. दयानंद सरस्वती भी ब्राह्मण फैमिली से ही लोग बिलोंग करते हैं. दयानंद सरस्वती जो है वो एक सन्यासी थे. ठीक है, उन्होंने क्या किया, उनको ऐसा लगता था कि ये जो रिलीजियस है, ये जो वर्शिप है, उनको चाइल्डहुड से ऐसा लगता था कि ये सब वर्थलेस है. ओके, सो ही बिकेम अ सन्यासी और वो सच्चाई को ढूंढने के लिए 15 साल अपने घर को छोड़ के पूरे इंडिया में घूमे. ठीक है, फिर दयानंद सरस्वती ने भी बहुत सारे चेंजेस किए. उनके हिसाब से वो जो मतलब जो सोसाइटी में होना चाहिए था वो यूनिटी था. दयानंद सरस्वती के थॉट्स ऐसे थे कि वी शुड हैव बीन क्लासलेस एंड कास्टलेस, मतलब हमारे बीच में कोई क्लास का या कास्ट का, मतलब हमारी जो कास्ट है सब और हमारा जो क्लास है एक एक बंदे का अलग 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 बंदे का क्लास होता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए बिकॉज वी ऑल आर वन. एंड देन जो जो वेदास उन्होंने जितने जितने वेदास पढ़े हुए थे एज बिकेम 15 ईयर्स थे वो सच्चाई के पाथ पे थे, तो वी विल बी ए गुड नॉलेजेबल पर्सन. तो उन्होंने लोगों को बहुत सारी चीजें समझाई. एंड दयानंद सरस्वती ने भी बहुत सारी समाज एस्टेब्लिश की जैसे कि आर्य समाज. ठीक है, आर्य समाज अलग अलग सिटी के अलग अलग सिटी में अलग अलग ब्रांचेस हुए. कॉन्सिक्वेंटली क्या हुआ कि जो चेंजेस अकर हुए उनमें बहुत ही गतिविधियां बढ़ गई. दयानंद सरस्वती ने जैसे जैसे एक्टिविटीज आगे बढ़ाई वैसे बहुत ही स्पीडीली हमारे सोशल सोसाइटी में चेंजेस आने लगे. फिर उन्होंने हिंदुइज्म की जो रिलीजन है उसको चेंज करने के लिए उन्होंने
लोगों में ऐसे ट्रूथ डलवाया कि वी ऑल आर वन। तो तुम लोगों को ये सोसाइटी और रिचुअल्स में रिलीजन में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। यू ऑल आर वन बिकॉज वी हैव टू एस्टैब्लिश यूनिटी एज अ classless and casteless. Okay, then we study Ramakrishna Paramhans. Who was the Ramakrishna Paramhans? Ramakrishna George Param. Berry George of Yes, the Berry. Todd. Indian culture. Okay, okay. Where he was born? In the Hooghly Hooghly district district in in Bengal. Bengal. In Okay. Kamarpur village. Kamal Pukar Pukar village. village. Okay, girls, don't forgot to write the village name. Okay, because क्या है कि ये जो सारे संत है ना, लाइक रामकृष्ण परमहंस, जो रिफॉर्मर हैं, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, वो सारे ही बंगाल से ही हैं, बट और हुगली डिस्ट्रिक्ट से ही हैं, बट द चेंजेस इज ओनली नेम ऑफ विलेज. सो डोंट फॉरगेट टू राइट द नेम ऑफ विलेज. ओके. अब जो दयानंद सरस्वती थे, उनको चाइल्डहुड के डेज से ही रिलीजियस के बारे में बहुत सारी वो बहुत सारे इंटरेस्टेड थे कि रिलीजियस में उन्होंने बहुत सारी स्टडीज की हुई थी. तो फिर क्या हुआ कि वो एक संत बन गए. कहाँ संत बने? तो भाई कोलकाता काली टेम्पल में, नियर दक्षिणेश्वर. ओके. many people were attracted towards him. अब क्यों? क्योंकि because of purity of the character of Ramakrishna Paramhans and his deep knowledge. उनके पास इतना डीप नॉलेज था और उनका कैरेक्टर इतना प्योर था कि लोग उनसे सीखने के लिए बहुत ही तत्पर होते थे, बहुत ही अट्रैक्ट होते थे. ठीक है, क्योंकि वो ऐसा दिखा देते कि गॉड को पाने के लिए ये सारी जो चीजें हैं जो दुनिया में है, मतलब सोसाइटी, सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स में, मतलब सोशल रिलीजियस रीचेंजेस, तो ये जो रिफॉर्म्स बने हुए हैं उसको हमको चेंज करना है, क्योंकि गॉड तो एक ही है. गॉड ने ये धर्म अलग अलग नहीं बनाए हैं. वी ऑल आर अ वन. ठीक है, तो हमारी जो रिलीजन है वो गॉड ने एक ही बनाई थी, बट वी हैड डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स. फिर बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े रिफॉर्मर थे, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, जो रामकृष्ण परमहंस से गाइडेंस लेते थे रिगार्डिंग द रिलीजियंस, उनसे सीखते थे. दोज इन्फ्लुएंस. अब यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस थे, तो उनको भरोसा दिला के, उनको समझा के रामकृष्ण परमहंस ने ये समझा दिया कि भाई हमको हमारा इंडियन कल्चर ही अपनाना चाहिए. और उनका भरोसा चेंज भी हो गया, उनकी थिंकिंग, उनके थॉट्स ऐसे चेंज भी हो गए, रीडेवलप हो गए कि नहीं, वी आर ऑन अ रॉन्ग पाथ. वेस्टर्न कल्चर नहीं, बट हमारा इंडियन कल्चर इतना अच्छा है कि हमको अपना इंडियन कल्चर ही अपनाना चाहिए. ठीक है. एंड देन वी हैड कंप्लीटेड, दयानंद सरस्वती भी हमने कंप्लीट किया था. उसके बाद स्वामी विवेकानंद, ये हमने किया था लास्ट टाइम. डिड वी कंप्लीट द स्वामी विवेकानंद? यस, ग्रेट. ओके. तो स्वामी विवेकानंद का नाम क्या था एक्चुअल में? टीनेजर जब वो कॉलेज में पढ़ते थे तब उनका रियल नेम क्या था? Narendranath. यस, द रियल नेम वाज नरेंद्रनाथ दत्त. ठीक है. फिर जैसे जैसे उन्होंने नॉलेज पाई, वो सन्यासी बने, फिर आगे जाके रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए. तो उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जिससे उनको स्वामी विवेकानंद का नाम दिया गया. उन्होंने, हर एक सन्यासी क्या होता है कि इंडियन फिलोसॉफी पे स्टडी करता है. अब स्वामी विवेकानंद जो है, उन्होंने इंडिया और मतलब इंडियन एंड वेस्टर्न, मतलब इंडिया और बाहर की कंट्रियों के भी फिलोसॉफी पे स्टडी किए हुए हैं. तो उनको जैसे जैसे वो शिष्य बन गए, जैसे जैसे उनमें इतनी नॉलेज आ गई, डीप नॉलेज आ गई, वो एक सन्यासी बन गए. उनको उनका नाम दिया गया, जो नाम है स्वामी विवेकानंद. ठीक है. उनका एक ही टैगलाइन था कि सर्व द पुअर एंड लुक फॉर गॉड इन नीडी पीपल. मतलब गरीबों को सपोर्ट करो, गरीबों को सर्व करो, उनकी हेल्प करो, और जो जरूरतमंद है उनकी मदद करो.
याद है स्लोगन? फिर एक स्लोगन उन्होंने इंडिया के लिए, इंडिया के मतलब एज अ लेजेंडरी स्लोगन इंडियंस के लिए भी दिया था। एज वी आर इंडियन, हमारा कल्चर क्या है कि भाई अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट स्टिल द गोल इज अचीव। उठो जागो और रुको मत जब तक तुम्हें अपना गोल अचीव नहीं हो जाता। ठीक है। एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट स्लोगन जो उनका मिशन था, उनके गुरु थे स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, जिनके नीचे रहकर शिष्य बनकर उन्होंने सब सीखा। तो उन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया था कोलकाता में, जिसका नाम था रामकृष्ण मिशन। उसका हेडक्वार्टर बेलूर में बनाया गया था। ठीक है। द मिशन वाज adopted the ideals of service to mankind through various works। अलग अलग टाइप के सपोर्ट करके, अलग अलग टाइप के वर्क करके वो लोगों की मदद करना चाहते थे। इसीलिए इंडियंस के लिए हमारी ये मिशन जो बनाया इंडिया में, उस मिशन में एक टैगलाइन दी गई थी कि सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। जस्ट इफ वी आर सर्विसिंग टू मैन, अगर हम, तो हमें ऐसा समझना चाहिए कि भगवान खुद ही हमारी मदद करेगा। सो इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने तीन तीन स्लोगन दिए हैं। फर्स्ट स्लोगन इज सर्व द पुअर and look for a God in a needy people. Second slogan is that is a legendary slogan to the all Indians. That is arise, awake, and stop. Not still the goal is achieved. And third is service to man is service to God. ओके। अब ये आज के जमाने में भी, ये तो 19th सेंचुरी की बात की, जितने जितने ये मिशन के काम हैं वो आज यहाँ इंडिया में भी चलते हैं और उसकी बाहर अब्रॉड में भी ब्रांचेस हैं। और आज के टाइम पे भी इसकी एक्टिविटीज, इस मिशन में जो जो एक्टिविटीज होती है, एजुकेशन बनाया, हॉस्पिटल बनाया, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, सब चीजों की सर्विस देते गए, वो आज भी एक्टिविटीज कैरिड ऑन है। ठीक है। चलो, ये किया था हमने कि रिफॉर्मेशन मूवमेंट्स इन द मुस्लिम कम्युनिटी। मैम वो शायद आधा किया था। हाँ हाँ, ग्रेट। इसका फर्स्ट पैराग्राफ ही पढ़ा था हमने, हाँ, फिर हमारा सेकंड से बाकी है। हाँ चलो, तो इसका फर्स्ट पैराग्राफ में फटाफट से पढ़ लेती हूँ। ठीक है, फिर आगे से तुम लोग पढ़ना। Okay, Reformation movements in the Muslim community. In the early 19th century, social and religious reforms were initiated in Muslim community under the leadership। अब यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले तो हेडिंग ये बता रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी में जितने जितने चेंजेस आए 19th सेंचुरी के वक्त से, वो यहाँ पे स्पेसिफाई किए गए हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी में पहले क्या होता था और अब 19th सेंचुरी के बाद कितने चेंजेस आ गए हैं सोसाइटी में, सोशल्स में, रिचुअल्स में, रिलीजन्स में। ऐसे कौन सी बांध छोड़ है जो दी गई है। पहले मैंने समझाया था कि गर्ल्स को बाहर नहीं निकलने देते थे, पढ़ने नहीं देते थे, ज्यादा बहुत कम चाइल्डहुड एज में मैरिड हो जाते थे। तो ये सब चीजें अभी बहुत कम हो गई हैं। अभी मुस्लिम कम्युनिटी में पढ़ना स्टार्ट है, बाहर घूमना स्टार्ट है, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि अलाउड नहीं है उनके। ठीक है, होता है, हर एक बंदे के घर के हिसाब से होता है, लेकिन स्टिल दैट इज अ पर्सनल इशू। यहाँ पे ऐसा समझाया गया है कि भाई 19th सेंचुरी में तो बहुत ही मुस्लिम कम्युनिटी में, और 19th सेंचुरी के बाद बहुत ही मुस्लिम कम्युनिटी के रिफॉर्मेशन मतलब चेंजेस हुए। अब क्या क्या चेंजेस हुए, तो मुस्लिम कम्युनिटी के सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स जो एस्टेब्लिश हुए, वो किस किस लीडरशिप के अंडर में हुए। तो दो लीडरशिप थे, हाजी शरीफुल्लाह फ्रॉम बंगाल एंड सर सैयद अहमद खान फ्रॉम रायबरेली इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, हाईलाइट दैट इफ यू हैव मार्कर और पेन इन योर हैंड। They were motivated by the preaching of the religious leader Shah Waliullah of Delhi। अब ये जो दो लीडर थे और एक उत्तर प्रदेश के लीडर थे, ये दो लीडर थे, उन्होंने कहाँ से गाइडेंस ली मुस्लिम कम्युनिटी में चेंजेस लाने की। तो भाई दिल्ली के जो मतलब दिल्ली के जो लीडर थे जिसका नाम था शाह वलीउल्लाह खान, उनसे उन्होंने
सीख ली कि भाई उनसे उन्होंने गाइडेंस ली, उनसे सीखा कि भाई हाउ टू मेक अ चेंजेस इन अवर कम्युनिटी। ओके, दे बिलीव दैट द ब्रिटिशर्स कुड एस्टैब्लिश देयर रूल इन अवर कंट्री। अब उनको ऐसा लगता था, लास्ट लाइन में ऐसा बोल रहे हैं कि जो अंग्रेज हैं वो अपना शासन चला रहे हैं यहाँ पे, तो जैसे ही उनका शासन चलता है यहाँ पे हमारी कंट्री पे, तो जैसे जैसे शासन चल रहा है उस हिसाब से उनको ऐसे लग रहा है कि हमारा जो इस्लामिक धर्म है, ठीक है, हमारी जो इस्लामिक कल्चर है वो धीरे धीरे वीक पड़ती जा रही है, और अगर ऐसे ही वीक पड़ती गई तो पूरी करप्ट हो जाएगी, पूरी खत्म हो जाएगी। ये सोच के मुस्लिम कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं उन्होंने एक वहाबी नाम का मूवमेंट स्टार्ट किया, जिससे क्या होगा कि इस्लामिक जो धर्म है और उनका जो मुस्लिम कल्चर है वो ऐसे ही स्ट्रांग होता जाएगा और कैरी डाउन होता जाएगा, उसको कभी कोई बंद नहीं कर सकेगा, ठीक है, खत्म नहीं कर सकेगा। चलो, हु कैन रीड, कौन रीड Ma'am, करेगा? can I? यस, यू कैन रीड इट। Many Muslims started acquiring English education due to the impact of the Wahhabi movement and the growing influence of the Western culture. However, due to the orthodox nature of the ulema, a large number of Muslims remained deprived of the English education, social awareness, and reforms. That is why the education of Muslims and the subsequent rise of the middle class was not satisfactory. Okay. Many Muslims started acquiring English education due to the impact of the Wahhabi movement. अब ऊपर हमने पढ़ा कि मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स को ये लगता था कि जैसे ही ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल ओवर कर रहे हैं, अंग्रेज यहाँ पे अपना शासन चला रहे हैं, तो उस हिसाब से उनका जो इस्लामिक धर्म है वो धीरे धीरे वीक होते रहा है, और कभी तो अगर वीक ऐसे ही चलता रहा तो शायद खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने वहाबी मूवमेंट स्टार्ट किया। अब वहाबी मूवमेंट का क्या मतलब कि उनको ऐसा क्या करना है जिससे वो अंग्रेजों के सामने खड़े रह पाए, कोई ऐसी चीज जो उनको वीक बना रही है उसको उनको स्ट्रांग बनानी है। तो सबसे पहले मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने इंग्लिश एजुकेशन करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने एक इंग्लिश एजुकेशन का मतलब एक्टिविटी स्टार्ट किया, जिसमें बहुत सारे मुस्लिम्स कम्युनिटी के लोग एक्चुअली इंस्पायर होके ज्वाइन हुए। नाउ मैनी मुस्लिम स्टार्टेड एक्वायरिंग, उन्होंने सीखा, ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन मतलब इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखा। मैनी मुस्लिम स्टार्टेड एक्वायरिंग इंग्लिश एजुकेशन ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ वहाबी मूवमेंट एंड द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न कल्चर। अब जैसे जैसे अंग्रेजों का शासन चल रहा था, बाहर जाना होता, अगर इंडिया से बाहर जाना है अगर, तो वहां पे भी वेस्टर्न कल्चर तो चाहिए ही। तो इंग्लिश के साथ साथ वेस्टर्न कल्चर क्या होता है वो भी उन्होंने सीखा। However, due to the orthodox nature of the ulema, a large number of Muslims remain deprived of the English education, social awareness and reforms. अब मुस्लिम कम्युनिटी में जितने जितने चेंजेस आए, जितनी जितनी सोसाइटी में एक्टिविटीज हुई, इंग्लिश एजुकेशन भी हुआ, उससे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वो सब सीख नहीं पाए। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर थिंकिंग। मैंने बोला था कि पहले के जमाने में बहुत ऐसा मतलब नैरो माइंडेड लोग थे कि भाई बाहर नहीं जाने का, ये नहीं सीखने का, मतलब जिस क्लास में बॉयज है वहां नहीं जाने का, मतलब होता है, बहुत सारी चीजें होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं एक एक एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ, बट तो यहाँ पे स्पेसिफाई की हुई है कि जिनका जो थिंकिंग था वो ऑर्थोडॉक्स था, मतलब पुराने के जमाने के जो लोग थे वो इतने नैरो माइंडेड थे कि उनको ऐसा था कि इंग्लिश सीख के हम क्या करेंगे, ये हमारा कोई काम नहीं है। सोसाइटी में चेंजेस लाना, वी आर नॉट रेडी टू मेक अ चेंजेस, हमारा जो कम्युनिटी है उसमें यही रिचुअल्स है तो हम यही फॉलो करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे मुस्लिम हैं, कम्युनिटी के लोग हैं जो तब के समय पे जितने भी वहाबी मूवमेंट से चेंजेस हुए थे, जैसे कि इंग्लिश एजुकेशन, सोशल अवेयरनेस और बहुत सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा चेंजेस, रिफॉर्म्स मतलब चेंजेस, ठीक है, उनसे वाकिफ नहीं थे, बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू ज्वाइन दैट ड्यू टू द old thinking problem, orthodox matlab narrow minded law. That is why the education of Muslims and the subsequent rise of middle class was not satisfactory.
अब इसीलिए क्या हुआ कि मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो सेटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं था उनके पास। इंग्लिश ब्रिटिशर्स के सामने खड़े रहने के लिए वो बोल पाएंगे तो खड़े रह पाएंगे ना। तो बोलने के लिए वहाबी मूवमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई गई थी। तो जो जो लोग ऑर्थोडॉक्स पीपल जो थे, जिनको ये समझ में नहीं आई थी बात, वो सब लोग ने क्या किया, नहीं सीखा कुछ भी, अपनी कम्युनिटी को फ्री फॉलो किया कि नहीं ये हमारी कम्युनिटी एंड वी शुड फॉलो द सेम। उन्होंने नए जो चेंजेस आ रहे थे वो एक्सेप्ट नहीं किए, तो वो लोग रह गए। यहाँ पे सिंपल दिया गया है कि उनको सेटिस्फैक्टरी नहीं था इन चेंजेस से, तो उन लोगों वो लोग जो है वो जितने भी चेंजेस हुए, जितने भी एजुकेशन एक्टिविटीज हुई उससे वो वाकिफ नहीं थे। चलो बेटा रीड इट। Sir Syed Ahmad Khan was born in an aristocratic family. During the revolt of 1857, he was serving the East India Company as an employee and had remained loyal to the company. After this retirement in 1869 CE, he went to England and was influenced by the liberal ideas of the West. He advocated the idea of acquiring the English education as a mean to reform the Muslim community of its orthodox attitude and backwardness. ओके He बेटा, started ओके बेटा, स्टॉप हियर। सर सैयद अहमद खान वॉज बोर्न इन। अब ये सर सैयद अहमद खान कौन थे? हमने फर्स्ट पैराग्राफ में ही पढ़ा था कि वो एक मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर थे, ठीक है, जो कहाँ से थे, यूपी से, रायबरेली यूपी से, ठीक है। अब वो जो लीडर थे मुस्लिम कम्युनिटी के, उनके बारे में नीचे दिया गया है कि सर सैयद अहमद खान was born in an aristocratic family. During the revolt of 1857, he was serving the East India Company as an employee and had remained loyal to the company. ठीक है। अब सर सैयद अहमद के बारे में पूरा परिचय दिया गया है कि सर सैयद अहमद जो थे वो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, मतलब क्या, ऐसी फैमिली, पहले के जमाने में क्या होता था कि बहुत सारी फैमिलीज ऐसी थी जो ऑर्थोडॉक्स थी, ठीक है, जो रिचुअल्स और ये सारी जो चीजें थी, मतलब हमारे हमको हमारी कम्युनिटी के रूल्स फॉलो करने के, वी शुड नॉट गो टू द चेंजेस चेंजेस डन बाय द सोसाइटी, तो मतलब फॉलो नहीं करते थे जो लोग, उनसे मतलब उल्टा बोल सकते हैं हम, ठीक है, मतलब वन टाइप ऑफ ऑर्थोडॉक्स फैमिली नहीं, कुलीन फैमिली, मतलब जो चेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, ठीक है। सर सैयद अहमद खान जो थे वो बहुत ही अच्छी फैमिली से थे, एरिस्टोक्रेटिक मतलब नॉट एन ऑर्थोडॉक्स, ऑपोजिट ऑफ ऑर्थोडॉक्स फैमिली, ठीक है, कुलीन फैमिली, मतलब अगर कुछ चेंजेस आता है तो दे आर रेडी टू एक्सेप्ट द चेंजेस। तो वो ऐसे अच्छी फैमिली से तो ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 he was serving the East India Company as an employee and had remained loyal to the company. अब 1857 के लड़ाई के वक्त वो कहाँ थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को वो मतलब लीड कर रहे थे। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय तरीके से जाना जाते थे और वो बहुत ही लॉयली उस कंपनी में अपना काम करते थे। आफ्टर हिज रिटायरमेंट, जैसे ही वो 1869 में रिटायर हुए, he went to England and he was influenced by the liberal ideas of the Ma'am, your voice वेस्ट is not coming. वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्ट यहाँ पे लिखा है द वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है। एनी डाउट? and first गर्ल, your voice was not coming, Yes, now it's ma'am. coming. ओके, वेट, जस्ट वेट अ सेकंड। For a few seconds it was not coming. अब आ रही है? Yes, ma'am. Now it's Yes. coming. ओके, तो
मैं क्या पढ़ रही थी, हम लोग सेकंड लाइन में थे, ठीक है, कि 1857 के वक्त सर सैयद अहमद खान जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय तरीके जाना जाते थे, और वो बहुत ही लॉयल थे उस कंपनी के तरफ से। वो बहुत ही लॉयली अपना काम करते थे कंपनी में। आफ्टर हिज रिटायरमेंट, अब 1857 में वो ज्वाइन हुए, 1869 में उनका रिटायरमेंट हुआ, और जैसे ही रिटायरमेंट हुआ वो इंग्लैंड चले गए। और जैसे ही वो इंग्लैंड गए, वहाँ की जो मतलब लिबरलिटी थी, लिबरलिटी मतलब क्या, जैसी आजादी थी, जैसा वेस्टर्न कल्चर था, वहाँ का वेस्टर्न कल्चर और लिबरलिटी आइडियाज, लिबरल आइडियाज से वो बहुत ही अट्रैक्ट हो गए, इन्फ्लुएंस हो गए कि वाह क्या लाइफ है इन लोगों की, ठीक है। सो he advocated the idea of acquiring the English education as a mean to reform the Muslim community of its orthodox attitude and backwardness। तब उनको ऐसा दिमाग में आइडिया आया कि उनको एक इंग्लिश एजुकेशन, यहाँ की जो वेस्टर्न कल्चर है, यहाँ की जो इंग्लिश एजुकेशन है, वो एक्वायर करनी चाहिए, वो पूरा उनको समझनी चाहिए, उनको पढ़नी चाहिए। और दूसरे लोग जो मुस्लिम कम्युनिटी में आज भी इस जमाने के हिसाब से भी ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड और बैकवर्डनेस, मतलब ऐसी चीजें लेके बैठे हैं नैरो माइंडेड डाल के कि भाई हम तो हमारा ही कल्चर अपनाएंगे, वी शुड नॉट चेंज एंड वी शुड। अब वो बोल रहे हैं कि चेंज करना जरूरी नहीं है, पर चेंज करना इतना जरूरी है कि आपको एटलीस्ट इंग्लिश आनी चाहिए। एंड इफ यू गोइंग टू अ वेस्टर्न कल्चर कभी भी, तो आपको वेस्टर्न कल्चर में क्या कैसे रहना होता है वो समझ में आना चाहिए, आपको सीख तो लेना चाहिए, कभी ना कभी काम आता ही है। सो इनके सर सैयद अहमद खान वो बोलना चाहते थे, वो डेडिकेट कर रहे थे कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी में जो ऐसे बंदे हैं उनमें चेंजेस आना जरूरी है, उनको इंग्लिश एजुकेशन और वेस्टर्न कल्चर के बारे में उनको आइडिया देनी ही चाहिए। चलो, ही डिड बेटा। He started a magazine, namely Tehzibul Akhlaq. In 1870, he established the Aligarh Muslim College in 1875 CE, which is known as the Aligarh Muslim University today. He translated the books of English literature and science in Urdu language and tried to make the Muslims familiar with the branches of knowledge from the West. He opposed the veil system, burqa pratha, and child marriage, and advocated education for girls and widow women. ओके, अब सर सैयद अहमद जो थे, उन्होंने जैसे ही वो इंग्लैंड गए, मतलब वेस्टर्न कल्चर में गए, उनको ऐसे लगा, हमने लास्ट लाइन में पढ़ा कि उनको ऐसे लगा कि हमें इंग्लिश एजुकेशन उसके साथ साथ वेस्टर्न कल्चर की जो चीजें हैं वो एक बार सीख लेनी चाहिए। वी शुड एक्वायर, हमको एक बार तो अपनाना चाहिए, एक बार अपनाना चाहिए क्या, इंग्लिश एजुकेशन और वेस्टर्न कल्चर फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। तो अब जैसे कि सब लोग तो मतलब सब लोग तो चेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे, स्पेशली ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड वाले लोग। तो उन्होंने क्या किया, एक मैगजीन बाहर छापा, मतलब एक मैगजीन बाहर पब्लिश किया, एस्टैब्लिश किया। और मैगजीन का नाम रखा था तहजीब उल अखलाक, जो 1817 के ईयर में उन्होंने पब्लिश किया था। He established the अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज in 1875। फर्स्ट स्टेप था उनका, एक मैगजीन बाहर पब्लिश किया। दूसरा स्टेप था कि 1875 में एक मुस्लिम के लिए स्पेशली अलीगढ़ में एक कॉलेज खोला, ओनली फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी। आज भी वो कॉलेज है अलीगढ़ में, विच इज नोन एज, जिसको क्या बोला जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। आज भी वो कॉलेज वहीं पे ही है, बस ये उस समय की बात है, किस समय की, 1875 की। और अगर स्टिल आप सर्च भी करोगे ना, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज भी है। He translated the books of English literature and science in Urdu language and tried to make the Muslims familiar with the branches of knowledge from the West। अब उन्होंने क्या किया कि वहाँ की वेस्टर्न कल्चर की, इंग्लैंड की जैसे जो जो बुक्स थी, उन्होंने जो इंग्लिश लिटरेचर थे वहाँ के, वो अपनी लैंग्वेज में पहले ट्रांसलेट करवाए सारे, और बुक बाहर पब्लिश किए, ठीक है। क्यों,
क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी की लैंग्वेज वैसे मोस्टली उर्दू लैंग्वेज होती है, तो उर्दू लैंग्वेज होगी तो वो फैमिलियर होंगे बुक से, वो एटलीस्ट एक बार बुक लेके पढ़ेंगे, ठीक है, तो उनको क्या होगा कि उनको नॉलेज आएगा कि नहीं ऐसी ऐसी बुक्स भी हैं, बुक्स में ऐसी ऐसी चीजें भी हैं जो वेस्टर्न कल्चर के बारे में लिखी हुई है और हम पढ़ सकते हैं, सो दैट वी कैन गेन अ गुड नॉलेज, ठीक है। सो ही अपोज द वेल सिस्टम। अब नेक्स्ट स्टेप था उनका कि वो ऑपोजिशन में थे, क्या उनको नहीं पसंद था, उनको बंद करवाना था बुर्खा प्रथा। बुर्खा प्रथा मतलब वेल सिस्टम, मतलब आप सबको तो पता ही होगा, मुस्लिम कम्युनिटी में बुर्खा प्रथा इज कंपलसरी। मे बी शायद मुझे ये मतलब एज नहीं पता, बट शायद 7 6 या 7 ईयर से, कौन से ईयर से ही लड़कियों को पहनना पड़ता है गर्ल्स? 13. हाँ, राइट। तो मतलब 13 के एज से ही, 13 के, यस, Yes, 12, 13. ओके। मतलब कोई भी एज, मतलब जिसकी मतलब एज जो एक फिक्स होती है, उसके बाद बुर्खा कंपलसरी इफ यू आर गोइंग आउट और इन अ हाउस, आपको बुर्खा तो कंपलसरी पहनना ही होता है, ठीक है। एंड चाइल्ड मैरिज एंड एडवोकेटेड एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड विडोरी मैरिज। अब उनको क्या क्या ऐसा नहीं था जिसके वो खिलाफ थे? सर सैयद अहमद खान कौन सी ऐसी चीजें थी? चाइल्ड मैरिज मतलब छोटी उम्र में ही मैरिज कर लेना, उससे खिलाफ थे। फिर दूसरा एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड विडो रीमैरिज। अब गर्ल्स को तब के समय में पढ़ाते नहीं थे, ठीक है, तो जो जो ऐसे कम्युनिटी के लोग थे, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी, जो गर्ल्स को पढ़ाते नहीं थे, वो सर सैयद अहमद खान जो थे, उन्होंने इसीलिए बुक्स पब्लिश की, मैगजीन्स पब्लिश किए कि यू कैन see that in Urdu language and learn and understand the मतलब बुक्स, इंग्लिश लैंग्वेज एंड वेस्टर्न कल्चर। और उस हिसाब से उनको ऐसा लगा कि अगर वो लोग घर पे भी बैठ के पढ़ सकते हैं लोग इसको, तो शायद ही उनका दिमाग में ऐसा है कि नहीं, स्टडीज आर इम्पोर्टेंट फॉर गर्ल्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये सारी 3 4 चीजें थी जिनके सर सैयद अहमद खान वो जो थे जो खिलाफ थे। फर्स्ट वन इज बुर्खा प्रथा। उनको बुर्खा प्रथा बहुत ही कम पसंद थी, वो उसको बंद करवाना चाहते थे, उसके ऑपोजिट में थे। फिर चाइल्ड मैरिज के ऑपोजिशन में थे। चाइल्ड मैरिज मतलब बहुत छोटी उम्र में किसी भी लड़की या लड़के, किसी भी बंदे की मैरिज करवा लेना। एंड थर्ड वन इज गर्ल्स को वो लोग पढ़ाते नहीं थे। और फोर्थ है विडो रीमैरिज, मतलब एक ऐसी लड़की, एक ऐसी लेडी जिसका हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो उसको फिर से मैरिज नहीं करने की। ये तब के जमाने की प्रथा थी जो सर सैयद अहमद खान को बहुत ही नापसंद थी, और वो इस सब प्रथा के खिलाफ थे, ठीक है। चलो, read it beta. Girls, any doubt in this reformation movements in the Muslim community? No. Okay, done. Should we proceed? Yes. Okay. Sikh community. Read it beta. Sikh community. The reforms of the 19th century also influenced the Sikh community. Sh- Shiromani, Shiromani Guru Varna Prabandhak community was formed with an objective to reorganize the religious party practices and remove the evil practices from the Gurudwaras. To impart English education along with the religious education to the Sikhs, Khalsa College in the Amritsar was established along with many other schools. ओके, अब इसमें सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स जो हमारे चैप्टर का नाम है, तो रिलीजियंस मतलब क्या कि अलग अलग कास्ट, हमारी अलग अलग रिलीजन, कोई मुस्लिम होगा, कोई मतलब कोई सिख होगा, कोई पारसी होगा, कोई क्रिश्चियन होगा, कोई सिंधी होगा, कोई ब्राह्मण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जैसे फर्स्ट फर्स्ट पैराग्राफ में लास्ट टॉपिक में हमने मुस्लिम कम्युनिटी के चेंजेस और मुस्लिम कम्युनिटी के एक्टिविटीज और थिंकिंग के बारे में पढ़ा, वैसे ही अब हम सिख कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो यू नो ऑल अबाउट द सिख कम्युनिटी? सिख कम्युनिटी मतलब पंजाब में होता है ना जो सिख। हेलो गर्ल्स, Yes, ma'am.
यस, तो पंजाब में जो सिख होते हैं ना, मतलब जो सरदार जी, उनकी कम्युनिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, द रिफॉर्म्स ऑफ द 19th सेंचुरी ऑल्सो इन्फ्लुएंस द सिख कम्युनिटी। अब 19th सेंचुरी में ये जितने जितने चेंजेस आए ना, मतलब जितने जितने रिफॉर्मर थे, स्वामी विवेकानंद, फिर रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, उन लोगों ने जो जो जितने जितने आर्य समाज बनाए, जितने चेंजेस किए, फिर मुस्लिम कम्युनिटी में भी जो एटलीस्ट ऑर्थोडॉक्स मतलब ऑर्थोडॉक्स और बैकवर्ड्स एटीट्यूड वाले जहाँ पे लोग थे, जो नहीं अपनाना चाहते थे, वहां पे भी चेंजेस आए। तो ये उस सब को देख के क्या हुआ, सिख कम्युनिटी के लोग भी इन्फ्लुएंस हुए। मतलब 19th सेंचुरी में हमने लास्ट टॉपिक तक जितना भी पढ़ा, जितने भी चेंजेस आए, वो सब देख के सिख कम्युनिटी को ऐसे नहीं, ऐसे लगा कि वी शुड आल्सो चेंज विद द टाइम एंड वी शुड एक्सेप्ट द रिफॉर्मर्स, मतलब चेंजेस। ओके, तो उन्होंने क्या किया, वो इन्फ्लुएंस तो हुए ही। श्री शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उन्होंने एक कमेटी एस्टैब्लिश की, एक कमेटी बनाई, was formed with an objective to recognize the religious practice and remove all the evil practice from the गुरुद्वारास। पहले क्या था पता है, सिख लोग है ना, मतलब गुरुद्वारा में सबको जाने नहीं देते थे। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग थे, मतलब वहां पे ऐसे बड़े बड़े लीडर थे जो गुरुद्वारा में जो सिर्फ सिख लोग ही अलाउड करते थे। ठीक है, दूसरी कम्युनिटी के इंशाल्लाह लोग अलाउ नहीं करते थे। तो उन्होंने सबसे पहले तो क्या किया पता है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ये एक नाम है कमेटी का। कमेटी मतलब क्या, कि ऐसे बहुत 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 बड़े बड़े लीडर्स और लोग, ग्रुप ऑफ पीपल, जो बैठ के पूरे गुरुद्वारा के रिलेटेड, मतलब अपनी कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी के रिलेटेड सारे डिसीजंस लेते थे, और क्या क्या रिफॉर्मर्स, मतलब क्या क्या चेंजेस लाने हैं, कौन सी एक्टिविटीज करनी है। तो यू कैन नोट डाउन दिस नेम, हाँ बेटा, शायद ये एमसीक्यू या वन सेंटेंस में तो आ ही सकता है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, कि भाई it was formed with an objective to recognize the religious practices and remove evil practices from the gurudwaras। जितने जितने गुरुद्वारास में एविल एविल चीजें होती थी, जैसे मैंने बोला कि दूसरे लोग को अलाउ नहीं करते थे, वो सारे हटा दिए गए। और रिलीजियस प्रैक्टिस, रिलीजियस मतलब वी ऑल आर अ वन रिलीजन। ठीक है, यूनिटी पैदा की उन लोगों ने, यूनिटी बनाई कि हम लोगों को किसी भी बंदे को रोकना नहीं है। हमारे जो इविल प्रैक्टिसेस हैं आज तक जो थी, उसको रिमूव कर दिया और रिलीजियस प्रैक्टिस अपना दी। टू to impart English to impart English education along with the religious education to the Sikhs. Khalsa College in Amritsar was established along with the many other school. अब इंग्लिश एजुकेशन इन लोगों ने भी अपनाया, सिख कम्युनिटी वालों ने इंग्लिश एजुकेशन अपनाया, जो उनकी रिलीजन में पहले कोई करता ही नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इंग्लिश एजुकेशन के साथ साथ पंजाबी एजुकेशन, उनका खुद का जो एजुकेशन था वो भी समझाया। ठीक है, अब उन्होंने एक इंग्लिश एजुकेशन के लिए उन्होंने एक कॉलेज स्टार्ट किया। जैसे यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम जाना जाता है, ओनली फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी, जिसमें वो इंग्लिश लिटरेचर को उर्दू लैंग्वेज में करते थे। तो यहाँ पे सेम ऐसा ही है, बट खालसा कॉलेज बनाया, जो अमृतसर में बनाया गया। ठीक है, और बहुत अलग अलग जगहों पे, अलग अलग मतलब सिटीज में बहुत सारे स्कूल्स भी बड़े बड़े बनाए गए। वो आज भी वहां पे ही है, अमृतसर में खालसा कॉलेज वहां पे ही है। बट उसमें क्या है, वो लोग क्या करते हैं, वो इंग्लिश एजुकेशन के जो लिटरेचर की बुक्स हैं, वो अपनी सिख लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके देते हैं। ठीक है, चलो रीड इट बेटा। Parsi community. The Parsi youngster who had acquired English education established Rahnumai Masdayan Sabha in 1851 for social religious reform movements, and Dadabhai Navroji was the leader of this Sabha. This Sabha has started a periodical name. This Sabha has started the periodical namely Rashta Goftar. बस बस बेटा, Wherein ओके ओके स्टॉप योर। पारसी कम्युनिटी, अब पहले हमने पढ़ा था मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में, अब फिर पढ़ा था सिख कम्युनिटी, मतलब
सरदार जो होते हैं पंजाब कम्युनिटी के, सिख जो होते हैं उनकी कम्युनिटी के बारे में। अब हम लोग पारसी जो होता है, पारसी लैंग्वेज, पारसी कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो पारसी यंगस्टर हु हैड एक्वायर्ड द इंग्लिश एजुकेशन established Rahnuma a Mazadian Sabha in 1851 for socio-religious reforms movements। अब पारसी यंगस्टर मतलब पारसी कम्युनिटी के जो टीनेजर थे, जो यंगस्टर लोग थे, उन्होंने भी क्या किया, ये सारे चेंजेस देख के रिफॉर्मेशन इन कम्युनिटी, मतलब हर एक कम्युनिटी वाले चेंजेस अपना रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये देख के उन लोगों ने भी इंग्लिश एजुकेशन अपनाने का फैसला किया। और उन्होंने भी अपनी पारसी कम्युनिटी के लिए एक सभा बनाई जिसका नाम था रहनुमा ए मजदियंस सभा, जो 1851 में बनी थी, रिगार्डिंग सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट्स। ठीक है, मतलब हमारी जो कम्युनिटी है उसमें चेंजेस लाने के लिए एक एक्टिविटी, चेंजेस की एक्टिविटीज करने के लिए, उसमें चेंजेस लाने के लिए उन्होंने एक सभा बनाई थी। एंड दादा भाई नवरोजी वॉज द लीडर ऑफ दिस सभा। अब इस सभा का लीडर कौन था? तो भाई दादा भाई नवरोजी। दिस सभा had started a periodical namely रश्ता गौफ्तर। अब उसने क्या किया, दादा साहब जो थे नवराजी, उसके लीडर और सभा में बाकी जितने भी लोग थे, उसने स्टार्ट किया जिसका नाम था रश्ता गौफ्तर। अब ये रश्ता गौफ्तर है क्या, ये आगे समझाएंगे। रीड इट बेटा। It gave an impetus to the reform movements and carried out work for awakening of the Parsis, K.R. K.R. कामा। And हम्म, Kama and बहराम जी, Behramji. Behramji मालबारी। and Malbari also contributed in the social religious reforms. Kama laid emphasis on the propagation of education and Malbari emphasized on women empowerment. They opposed the child marriage and encouraged widow remarriages. कंप्लीट कर दो बेटा लास्ट लाइन। ड्यू टू Due द to the एफर्ट्स ऑफ। Due to the efforts of Malbari, the government passed a law fixing the minimum age for marriage in 1819 one century. ओके ओके गर्ल्स, विल स्टॉप द लेक्चर हियर। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ कि आपको ये जो सारे टॉपिक्स हैं हमारे चैप्टर 4 के सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स के, फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टिल द पारसी कम्युनिटी, पारसी कम्युनिटी का जितना हमने किया, ठीक है, कि भाई दादा साहब नौरोजी जो लीडर थे वहां तक यू शुड हैव टू रीड फुल चैप्टर में। नेक्स्ट लेक्चर में रिवीजन के साथ आपके सामने स्क्रीन सिर्फ इंट्रोडक्शन का रखूंगी, बट आई आस्क द क्वेश्चंस। ओके, मुझे पता तो चले कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, और वेदर यू आर स्टडिंग एट होम और नॉट। ओके गर्ल्स। Okay, ma'am. ओके चलो, एनी डाउट टिल पारसी कम्युनिटी? अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। Not ma'am. ओके No, बेटा, ma'am. चलो चलो कोई बात नहीं, चलो बाय Bye बाय, ma'am. हैव अ Bye, नाइस डे। ma'am. Bye bye, बाय। ma'am. Which lecture? Delisha. Which lecture? I not done.
Hello. बोल दिलीशा.